Hello, this is Suman Mehta, your SS teacher, and today we will read the content, The Limits of Civil Disobedience. That is the part of the second chapter, Nationalism in India. On this page 67, we will read why civil disobedient movement was restricted to some areas or some other people did not participate in this movement. Why? What are the reasons? Let's start. Not all social groups were moved by the abstract concept of स्वराज. मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी सामाजिक वर्ग स्वराज का मीनिंग एक जैसा धारण नहीं कर रहे थे. इस अमूर्त धारणा के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे. सब अपने हितों के रूप में स्वराज को देख रहे थे. वन सच ग्रुप वॉज द नेशंस अनटचेबल्स. उनमें से एक वर्ग था अछूत वर्ग के लोग, जिन्हें कहा जाता था पहले, who from around the 1930s had begun to call themselves दलित और oppressed. जिन्हें 1930 के आसपास जो है वो अपने आप को दलित और oppressed यानी दलित या दमित लोग कहलाने लगे थे. For long the Congress had ignored the दलित. लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने दलितों को भी इग्नोर किया. उनकी डिमांड्स या उनकी तरफ उनको अपने मूवमेंट का पार्ट बनाने से वो पीछे हटते रहे. For fears of offending the यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा एक वर्ड सनातनीज. सनातनीज का मतलब जो पुराने धर्म को मानने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनके डर की वजह से ये दलितों का साथ लेने से हिचकिचाते रहे. द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, जिन्हें कहा जाता है यानी हिंदू समुदाय के ऊंची जाति के रूढ़िवादी लोग, जिनकी पुरानी सोच होती है, ऐसे लोग जो है विरोध कर सकते थे, इसलिए दलितों को साथ लेने की कोशिश नहीं की. But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. अब यहाँ पर देखिए, कास्ट सिस्टम के खिलाफ और अनटचेबिलिटी के खिलाफ भारत में कई सामाजिक आंदोलन चले हैं और बहुत सारे लीडर्स ने इसको सपोर्ट भी किया है कि इस टाइप के जो छुआछूत की भावना है या जातिगत जो संकीर्णताएं हैं, इनको छोड़ देना चाहिए. तो उसमें महात्मा गांधी जी का भी नाम आता है. महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर देश से छुआछूत की भावना नहीं जाती है तो 100 साल भी लग जाएं तो भी कम है, भारत आज़ाद नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेजोरिटी में जो लोग हैं वो पुअर हैं, दलित हैं, और इन लोगों के हितों को साधे बिना या इन्हें समाज में एक बराबर दर्जा दिए बिना देश का उत्थान नहीं हो सकता. तो देश की आज़ादी तो दूर की चीज़ है. ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन. उन्होंने जो ये अनटचेबल लोग हैं इन्हें हरिजन कहकर बुलाया ताकि उनका सामाजिक सम्मान बढ़ाया जा सके और उन्हें देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके. और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और भगवान के बच्चे के रूप में भी उसको डिक्लेयर किया. ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स. उन्होंने मंदिरों में उनके प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए सत्याग्रह मूवमेंट भी चलाए. एक्सेस टू पब्लिक वेल्थ, ताकि वो सार्वजनिक कुओं से जल ले सकें, टैंक्स से ले सकें या सड़कों का इस्तेमाल कर सकें, स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकें. इस सब के लिए महात्मा गांधी जी के जो एफर्ट्स थे वो सराहनीय थे बेटा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल थे. He himself cleaned toilets to dignify the work of the भंगी. भंगी मतलब जो साफ़ सफाई के जो कर्मचारी होते हैं, उनके लिए उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, उन्हें उचित सम्मान दिलवाने के लिए उन्होंने खुद जाकर टॉयलेट साफ़ किए ताकि ये छुआछूत की भावना हटाई जा सके, ऊंच नीच के भेदभाव को कम किया जा सके. एंड परस्यूडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड माइंड एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी. उन्होंने ये सब काम इसलिए किए ताकि वो जो ऊंची जाति सो कॉल्ड जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके दिलों से इस भेदभाव को ख़त्म कर सकें, उनके दिल को तैयार कर सकें नए चेंजेज के लिए, और इस छुआछूत की जो ये पाप है इसको छोड़ने के लिए उन्हें मनाया जा सके. But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problems of the community. बहुत सारे दलित लीडर इस समस्या का हल दूसरे तरीके से लेना चाहते थे. वो किस टाइप से कि वो राजनीतिक जो है दबाव की वजह से राजनीति में अपना स्थान सुनिश्चित करके चाहते थे कि उन्हें सम्मान दिया जाए. और इस टाइप से उनका मानना था कि अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में आगे आते हैं तो हमें लोग सम्मान देंगे. दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स. उन्होंने
एकजुट होना शुरू किया, डिमांडिंग रिजर्व सीट्स, और इसके लिए उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और इलेक्टोरल जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर डाली, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्व सीट्स की डिमांड कर डाली, जो कि दलित कम्युनिटी के लिए स्पेशल मेंबर्स के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में सुनिश्चित करने की बात की गई थी। जबकि महात्मा गांधी जी ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है इसको सिरे से खारिज कर दिया। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दे बिलीव दैट वुड रिजोल्व द प्रॉब्लम। उनका मानना था कि राजनीतिक सशक्तिकरण यानी पिछड़ी हुई जनजातियों या जातियों का अगर हम राजनीति में स्थान सुनिश्चित कर देते हैं, वो आगे आ पाते हैं और आगे पब्लिक वर्क्स में अपना रोल प्ले कर पाते हैं, तो ऐसे में समाज में फैली हुई जो संकीर्णताएं हैं, सामाजिक अपंगता, ये जो डिसेबिलिटी है, सोशल डिसेबिलिटी है, इसको रिमूव किया जा सकेगा, क्योंकि लोग जिसका पॉलिटिकल होल्ड होता है उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वॉज देयरफॉर लिमिटेड। इसीलिए यहाँ पर देखिए कि हालांकि ये जो दलित लोगों का सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेशन था वो लिमिटेड था। क्यों था? क्योंकि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि महात्मा गांधी जी कभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड फुलफिल कर ही नहीं सकते थे। ना तो इन्होंने दलित की डिमांड को पूरा किया और ना ही मुस्लिम्स की डिमांड को पूरा किया। इसीलिए ये दलित लोग इस मूवमेंट से थोड़ा हटते रहे, पीछे हटते रहे। particularly in the Maharashtra और नागपुर region where their organization was quite strong, especially महाराष्ट्र और नागपुर रीजन के अंदर इनका ऑर्गेनाइजेशन की संस्था बहुत मजबूती से काम कर रही थी। तो ऐसे में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा अपना असर नहीं दिखा पाया और ये दलित लोगों को साथ नहीं ले पाए। कांग्रेस पार्टी दलित लोगों का सहयोग नहीं ले पाई। Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalit into the Depressed Class Association in 1930. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे पहले कानून मंत्री हैं, केंद्रीय कानून मंत्री, उन्होंने 1930 में डिप्रेस क्लास एसोसिएशन नाम से एक संस्था का निर्माण किया और इसके थ्रू अपनी बातों को रखना शुरू किया। क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जब महात्मा गांधी जी के साथ ये वहाँ गए तो वहाँ पर उनका महात्मा गांधी जी के साथ झगड़ा हो गया इस बात को लेकर कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था। दलितों के लिए एक अलग चुनाव क्षेत्र की इन्होंने डिमांड की कि दलितों का एक अलग चुनाव क्षेत्र होना चाहिए जहाँ से सिर्फ दलित कम्युनिटी के लोग ही भाग लें, और लेकिन जिसको महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया। When the British government conceded Ambedkar's demand, गांधी जी began a fast unto death। जब अंग्रेज सरकार ने B.R. अम्बेडकर की डिमांड को पूरा करने की ठान ली तो गांधी जी को गुस्सा आया और गुस्सा तो इस रूप में उन्होंने दिखाया कि उन्होंने फास्ट अनटू डेथ रखना शुरू कर दिया, यानी आमरण अनशन वर्ष शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर जब तक ये डिमांड B.R. अम्बेडकर जी नहीं छोड़ते तब तक मैं ना तो अन्न खाऊंगा और ना ही जल पीऊंगा, जब तक कि मेरी मौत नहीं हो जाती। He believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into society। उनका मानना था कि अलग चुनाव क्षेत्र की जो डिमांड दलितों ने रखी है वो इससे जो है देश का जो इंटीग्रेशन है, देश का जो एकीकरण है, यानी देश को जो एकजुट करके आज़ादी हासिल करने की जो प्रक्रिया है वो ढीली पड़ जाएगी और लोग अपने अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन। हालांकि अम्बेडकर जी को झुकना पड़ा और गांधी जी की इस पोजीशन को देखते हुए उन्होंने उनकी डिमांड को मान लिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हम नहीं रखेंगे, बट कुछ शर्तें रखी गई और उन शर्तों को बैठकर पूरा किया गया। पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा। व्हाट वर द मेन थिंग्स ऑफ द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932, और 1 मार्क में भी कई बार आ जाता है ये किसके बीच में हुआ, महात्मा गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ। ये पैक्ट कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ, पूना में हुआ 1932 में। और इट गेव द डिप्रेस क्लास लेटर टू बी नोन एज द स्केड्यूल कास्ट। इसकी वजह से ही डिप्रेस क्लास का नाम बदलकर आगे क्या रखा गया? स्केड्यूल क्लास रखा गया, अनुसूचित जाति रखा गया। रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और उनके लिए कुछ
सीटें जो है आरक्षित कर दी गई प्रोविंशनल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, कि आपको कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी जिस पर सिर्फ आपके ही कैंडिडेट खड़े होंगे, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करके, अलग चुनाव क्षेत्र की डिमांड करके आप देश का विभाजन करेंगे, उस चीज़ को महात्मा गांधी जी ने नहीं माना। बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन सामान्य जो निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर ही उनका इलेक्शन होगा, यानी जब आम चुनाव होंगे तभी उनका चुनाव करवाया जाएगा। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी अप्रहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, हालांकि दलित मूवमेंट भी इसीलिए दूर रहा कांग्रेस के नेशनल मूवमेंट से, क्योंकि महात्मा गांधी जी को वो फुल्ली जो है सपोर्ट नहीं कर पाए, और महात्मा गांधी जी के जो सेपरेट इलेक्टोरेट को डिमांड को जो डिनाई करने की जो बात थी, उसको लेकर उनके मन में थोड़ी हिचकिचाहट बनी रही और वो लोग इसमें शामिल नहीं हुए। Next है बेटा मुस्लिम कम्युनिटी। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर ऑल्सो ल्यूकवॉर्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। कुछ ऐसे मुस्लिम दल के राजनीतिक दलों के नेता भी थे जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से दूर रहे। ल्यूकवॉर्म होता है कम उत्साह दिखाना, कम भाग लेना। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिएनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के फेल होने के बाद बहुत ज़्यादा मुसलमान लोग कांग्रेस से कटने लगे, यानी दूर रहने लगे। उनका मानना था कि जस्टिस लिए बिना किसी भी मूवमेंट को ड्रॉप कर देना कोई बेस्ट आइडिया नहीं था। फ्रॉम द मिड 1920s, और दूसरा कारण ये था मिड 1920s में कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हो चुके थे जो कि एग्रेसिव पॉलिसीज वाले थे, और दूसरा जिनका हिंदू रिलीजन के सपोर्टर्स के रूप में जिनकी पहचान बन चुकी थी, जैसे हिंदू महासभा। कांग्रेस के अंदर ही कई राजनीतिक दल बने हुए थे। पहले आपने देखा था स्वराज पार्टी भी बनी थी, और हिंदू महासभा नाम का एक ग्रुप था जो कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू नेशनलिटीज से बिलोंग करता था। एज रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर्सनड, क्योंकि हिंदू महासभा के जो मेंबर्स थे वो हिंदुओं के फेवर करते थे और मुस्लिम के हमेशा अगेंस्ट रहते थे। तो इन दोनों के, हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो रिश्ता था वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला गया, और जिसकी वजह से यहाँ पर रिलीजियस प्रोसेशंस जो है एक दूसरे के खिलाफ होते चले गए, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो हैं क्लैशेस देखने को मिले। जब हिंदू एरियाज से कोई मुस्लिम प्रोसेशन निकाला जाता तो हिंदू उसका विरोध करते, और जब मुसलमानों के एरिया से अगर हिंदुओं का कोई प्रोसेशन निकल रहा है, कोई धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा है, तो जो है वो लोग भी इसका विरोध करते थे। तो इस टाइप से आपने देखा कि रियोट्स फैलने लगे, यानी दंगे फैलने लगे, और जिसकी वजह से दो अलग अलग कम्युनिटीज हमेशा के लिए दूर होती चली गई एक दूसरे से, उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला गया। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स ने हालांकि कोशिश भी की एक समझौता करके बातचीत करने की। 1927 में इट अपील्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फोर्ज्ड। 1927 में एक बार ऐसे लगने भी लगा था कि शायद इनके बीच में कोई समझौता हो जाए और यूनिटी मेंटेन हो जाए। द इम्पोर्टेंट डिफरेंस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज वर टू बी इलेक्टेड। अब यहाँ पर एक मुद्दा उठा था कि जो आने वाली संसदीय सभाएं हैं, यानी एसोसिएशंस हैं या फिर जो भी काउंसिल्स हैं, उनके इलेक्शन में कॉमन जो है रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड कौन सा होना चाहिए जिससे कि सभी कम्युनिटीज़ को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले। मोहम्मद अली जो जिन्ना, जो कि एक मेजर लीडर थे उस टाइम के मुस्लिम लीग के, उन्होंने ये डिमांड की थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दी जाए, यानी अलग से चुनाव क्षेत्र सुनिश्चित कर दिया जाए इनका मुस्लिम कम्युनिटी का। इफ़ मुस्लिम्स वर अश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन ऑफ टू द पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेज। उनका मानना था कि जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा संख्या में रहते हैं, उनकी जनसंख्या के अनुपात में सेंट्रल जो केंद्रीय सभाएँ हैं और जो प्रोविंशनल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें उनका प्रतिनिधित्व उनको दिया जाना चाहिए। उस आधार पर उनको आगे आने का पॉलिटिक्स में चांस मिलना चाहिए। बंगाल और पंजाब में खास करके जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, वो जब चाहें उनके चुनाव कराएं और वो खुद ही उस चीज़ को हैंडल करें, खुद ही उसमें पार्टिसिपेट करें। नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ
at the All Parties Conference in 1928 disappeared when M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts as at a compromise. कोशिश की जा रही थी कि बातचीत के जरिए इस जो है प्रतिनिधित्व का जो ये मुद्दा उठा हुआ है इसको हल किया जा सके। सभी पार्टियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था, सभी दलों का एक सम्मेलन 1928 में बुलाया गया था, जिसमें कोशिश की जा रही थी कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए। लेकिन जो हिंदू महासभा के जो उस टाइम के जो मेजर लीडर थे M.R. जायकर, उन्होंने इसका स्ट्रॉन्गली अपोज किया। उन्होंने कहा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है वो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से तो एक कम्युनिटी को प्रेफरेंस दी जा रही है जो कि मतलब बर्दाश्त से बाहर है। तो इस टाइप से कई लीडर्स की इस जो है बातों की वजह से उस टाइम पर ये सहमति नहीं बन पाई। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between the communities. जब ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था तो उस समय पर अलग अलग देश के सामाजिक वर्गों और धार्मिक वर्गों के अंदर एक दूसरे के ऊपर जो है विश्वास की भावना नहीं थी। एक दूसरे पर सब कम्युनिटीज शक की निगाह से एक दूसरे को देख रही थी, यानी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, शंका की नज़र से एक दूसरे को देखती थी। Alienated from the Congress, large section of Muslim could not respond to the call for a united struggle. जब कांग्रेस से अलग हुए मुस्लिम ज़्यादा संख्या में, तो उन्होंने कांग्रेस द्वारा ये जो यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए आह्वान किया गया, कॉल किया गया, तो उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब उसमें भाग लेने में अपनी रुचि नहीं दिखाई। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of the Muslims as a minority within India. बहुत सारे मुस्लिम जो विद्वान थे या जो नेता थे, उन्होंने आने वाले समय में मुसलमानों के जो अस्तित्व पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत में तो अगर आज़ादी के बाद हम देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में उभर कर आएगी, तो ऐसे में अभी हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही, तो आगे चलकर क्या गारंटी है कि मुसलमानों के हितों के लिए कोई काम होगा या उनके फेवर में कोई पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी या उनकी बात सुनी जाएगी। They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of the Hindu majority. उनको डर था कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के डोमिनेशन में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी दब कर रह जाएगी, उसकी भावनाएं दबी चली जाएंगी, उनके हितों को कोई नहीं मानेगा और ऐसे में हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। On the next page, we are reading the sense of collective belonging. And in this chapter, nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that binds them together. राष्ट्रवाद की या देश प्रेम की जो भावना है लोगों के मन में आ पाई, क्योंकि उन्हें विश्वास होने लगा था कि वो सब एक ही हैं और एक देश से बिलोंग करने वाले लोग हैं, और उन्होंने अपने आप में एकता की भावना को, एकजुटता की भावना को खोजा जिसने उनको जोड़ दिया। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल। लेकिन एक देश की पहचान कि हम इस देश के निवासी हैं, इस देश के हम नागरिक हैं, ये भाव लोगों के मन में कैसे वास्तविक रूप धारण कर पाया। हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। और अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग समुदायों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले जो अलग अलग वर्ग थे, वो सब एकजुट कैसे हो पाए, ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस उनमें कैसे डेवलप हो पाई, ये चीज़ हम देखेंगे अलग अलग हमारे जो है सिम्बॉलिक थिंग्स के थ्रू। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। जब हमने यूनाइटेड स्ट्रगल शुरू किया कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उस एक्सपीरियंस से हमारे मन में, यानी हमारे भारतीय लोगों के मन में अपनेपन का भाव जागा। बट देयर वर ऑल्सो वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। लेकिन यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ ऐसी भी हुई जिनके जरिए देश के लोगों को जो है राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ कनेक्ट किया जा सका या उसकी कल्पना को साकार किया जा सका।
हिस्ट्री एंड फिक्शन, इतिहास और उपन्यास, फोकलोर, हमारी जो किताबें हैं, सॉन्ग्स, गीत हैं, पॉपुलर प्रिंट्स, प्रसिद्ध तस्वीरें हैं, सिंबल्स, चिन्ह हैं, ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। इन सब ने भी राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को विकसित करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट बेटा पेज पर हम देख रहे हैं द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू नो, सी चैप्टर 1 इन मोस्ट ऑफन सिम्बोलाइज इन ए फिगर और इमेज। आपने देखा था पहले चैप्टर में भी कि एक देश को किस रूप में देखा जाता है, एक लेडी फिगर के रूप में देखा जाता है। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, एक ऐसी इमेज जिसके जरिए लोग अपने देश को पहचान सकें। इट वॉज इन द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब देश प्रेम की भावना हिलोरे मार रही थी, यानी लोगों के मन में घर कर रही थी, दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। तो उस समय भी हमारे भारत के अंदर भारत माता की तस्वीर के जरिए देश को देखा जाने लगा, यानी भारत की ज़मीन को एक मातृ भूमि के रूप में देखा जाने लगा, भारत माता के रूप में उसकी इमेजिनेशन की जाने लगी। द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आप इसको निशान लगाइएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली इमेज भारत माता की जिसने बनाई है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन द 1870s 1870 में उन्होंने लिखा वंदे मातरम, एक गीत लिखा अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी भारत माता के लिए, और लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल, बाद में इसको शामिल कर लिया गया उनके उपन्यास आनंद मठ में। वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, उस समय पर भी वंदे मातरम को एक बहुत ही जोश के साथ वहाँ पर गाया गया और लोगों को इससे प्रेरणा मिलती थी। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट अबिंद्रनाथ टैगोर प्रिंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो भारत माता की तस्वीर को इन लोगों ने जो यूज किया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, उससे प्रेरित होकर अबिंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं, उन्होंने भारत माता की एक और तस्वीर बनाई। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर। इस पोर्ट्रेट में, इस तस्वीर के अंदर उन्होंने भारत माता को दैवीय गुणों से युक्त एक महिला के रूप में दिखाया, जो कि बहुत ही शांत है, कंपोज्ड है, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक दैवीय शक्तियों से भरपूर है। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, आने वाले सालों में जो भारत माता की तस्वीरें हैं वो अलग अलग रूप में बनाई जाने लगी, अलग अलग फॉर्म्स में बनाई जाने लगी एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स। और इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध तस्वीरें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा यूज की जाने लगी, क्रांतिकारियों के जरिए लोगों के द्वारा भारत माता की तस्वीर को अडोप्ट किया गया, तो जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा अलग अलग फॉर्म्स में भारत माता की तस्वीर छपने लगी। एंड वॉज पेंट बाई डिफरेंट आर्टिस्ट, और बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट ने इसको पेंट करना शुरू कर दिया। डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। भारत माता के प्रति समर्पण का जो भाव है वो देश प्रेम की भावना के प्रूफ के रूप में जुड़ गया, यानी अगर कोई भारत माता की तस्वीर को सम्मान देता है, इसका मतलब वो देश को प्रेम करता है, तो इस चीज़ के साथ इसको लिंक कर दिया गया। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवॉल्व इंडियन फोकलोर। भारतीय लोक कहानियों को, लोक साहित्य को पुनर्जागृत करने के लिए, लोगों तक दोबारा पहुंचाने के लिए नए नए आइडियाज़ को अडोप्ट किया गया, जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का प्रकाशन हो सके। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends। अब यहाँ पर देखिए कि 19वीं शताब्दी के लास्ट में भारत के अंदर जो देशभक्त थे, उन्होंने गाँव में जाकर लोक कहानियों को इकट्ठा शुरू कर दिया। समूह में लोक गीतों को गाया गया और गाँव वालों के पास जाकर उन्होंने लोक कहानियों, लोक गीतों को इकट्ठा करके लोक उपन्यासों, बड़ी बड़ी जो लीजेंड्स होती हैं, उपन्यास होते हैं, मतलब एक बड़ी कहानी, एक हीरो के बारे में, उन सब को इकट्ठा किया। These tales they believed gave a true picture of traditional culture। उनका मानना था कि इन लोक कहानियों के जरिए पारंपरिक जो हमारा संस्कृति है
उसको उसकी सही तस्वीर हम देश और दुनिया के सामने ला सकते हैं या देश के लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हार्डर ने भी बोला था कि जर्मन कल्चर को देखना है तो कॉमन पीपल के बीच में जाकर देखिए। तो ऐसे ही हमारे भारतीय नेताओं या भारतीय देश प्रेमियों के मन में भी ये भाव आने लगा कि अगर इंडिया के ट्रू कल्चर को जानना है तो ट्रेडिशनल कल्चर को जाने बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। तो उन्होंने इस चीज़ को कंपोज करना शुरू किया और क्योंकि अंग्रेज़ों ने और विदेशी ताकतों ने हमारे कल्चर को गलत तरीके से पेश किया, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसकी वजह से हमारी इमेज डाउन गई और हमें एक डाउन जो है कल्चर के लोगों के रूप में देखा जाता था उस टाइम पर। तो उस इमेज को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने लोग जो हमारी फोक टेल्स हैं, फोक कल्चर है, उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दीज फोक ट्रेडिशंस in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past। ये बहुत ज़रूरी था कि अपने पुराने खोए हुए सम्मान को वापस लाने के लिए, राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिए लोगों के बीच में, तो अपने पुराने कल्चर को दोबारा से रिवाइव किया जाए, अपने लोक साहित्य को दोबारा से लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वो गर्व महसूस करें कि उनका एक ग्लोरियस पास्ट भी रहा है। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेड्स। बंगाल के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी गाथा गीतों को फिर से जो है कलेक्ट करना शुरू किया, नर्सरी राइम्स को लिखना शुरू किया। और मिथ्स क्या होते हैं बेटा? गीत होते हैं जो कि प्रेम गीत होते हैं, लोक कहानियाँ होती हैं, काल्पनिक कथाएं होती हैं। इन सब को दोबारा से उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया। लेट द मूवमेंट ऑफ फोक टेल्स। और फोक टेल्स वाला जो ये मूवमेंट चला था रिवाइव करने का इंडियन कल्चर को, इसमें उन्होंने भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मद्रास प्रेसिडेंसी में नतेशा शास्त्री नाम के एक जो पर्सन थे, उन्होंने बहुत बड़ी 4 वॉल्यूम की बहुत बड़ी बड़ी किताबें छापी हैं तमिल भाषा में, तमिल फोक टेल्स के नाम से। और फोकलोर ऑफ, ये भी एक इम्पोर्टेंट है बेटा, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मद्रास प्रेसिडेंसी में किसने तमिल फोक टेल्स को कलेक्शन को आगे बढ़ाया, पब्लिश करवाया, तो वो थे नतेशा शास्त्री। और इसके बाद फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से इसको उन्होंने पब्लिश करवाया। ही बिलीव दैट द फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर। देखिए, जो तमिल फोक टेल्स थी उनको फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से 4 वॉल्यूम्स में नतेशा शास्त्री ने पब्लिश कराया। ही बिलीव्ड फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर। उनका मानना था कि लोक साहित्य जो है वो राष्ट्रीय साहित्य है। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो कहानियाँ, ये जो किताबें हैं, ये किसी देश के लोगों के विचारों और उनकी विशेषताओं का दर्पण होती हैं। एक ट्रू पिक्चर ये डिपिक्ट करती हैं, यानी असलियत अगर किसी देश के लोगों की जाननी है तो उनके जो है लिटरेचर से ही जानी जा सकती है कि वो किस टाइप के कल्चर के लोग हैं। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिम्बल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो उन्होंने जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, हमारे राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सिम्बल्स और आइकन्स को यूज करना शुरू कर दिया ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके, इंस्पायर किया जा सके, देश प्रेम की भावना उनमें जागृत की जा सके। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो एक ट्राई कलर का फ्लैग यूज किया गया, रेड, ग्रीन और येलो कलर का था, जिसे डिज़ाइन किया गया था स्पेशली स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। इट ऑल्सो 8 लोटी, इसके अंदर 8 कमल के फूल बनाए गए थे जो कि ब्रिटिशर्स के 8 प्रोविंसेस को रिफ्लेक्ट करते थे। उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस को डिपिक्ट करते थे। एंड एक क्रीसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, और एक अर्ध चंद्राकार जो स्थिति थी, चांद की जो एक शेप बनाई गई थी जो कि हिंदू मुसलमानों की एकता को दिखाने के लिए बनाई गई थी। बाय 1921 के आसपास महात्मा गांधी जी ने ये जो वेंकैया पिंगली के थ्रू जो ये डिजाइन बनाया गया था उसमें कुछ करेक्शन भी की। और उसमें क्या किया, रेड, ग्रीन और येलो था पहले कलर, अब रेड, ग्रीन, येलो, वाइट कर दिया गया। और उसमें जो 4 लोटस थे उनको 8 लोटस जो थे उनको हटा दिया गया और उसकी जगह पर स्पिनिंग व्हील को इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर में, जो कि ये दिखाता था कि गांधीयन आइडियल सेल्फ हेल्प को दिखाता है, यानी आत्मनिर्भरता का प्रतीक था।
कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट अलोफ्ट। जब भी रैली या मार्च निकालते थे उस समय पर जो क्रांतिकारी थे या फिर सत्याग्रही थे, तो वो इस झंडे को ऊंचा रख कर चलते थे हाथों में, और जिससे कि ये एक डिफाइंस का सिंबल बन गया, एक चुनौती का एक प्रतीक बन गया कि अंग्रेज सरकार के हम चैलेंज देने जा रहे हैं। Another mean of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history। तो दूसरा तरीका इस्तेमाल किया गया देश प्रेम की भावना को जागृत करने का, हमारे इतिहास को पुनर्जागृत करके। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जेम्स मिल ने पेश किया था, और काफ़ी सारे और हिस्टोरियंस ने भी हमारे भारतीय सभ्यता को डाउन कल्चर की एक सिविलाइजेशन के रूप में पेश किया था, जिसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी था ताकि इंडियन पीपल अपनी ग्लोरियस पास्ट पर जो है प्राउड फील कर सकें और अपने ट्रू जो हिस्ट्री है उसको जान सकें। By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently। हमारे बहुत सारे जो भारतीय नेता थे उनके मन में ये आने लगा था कि अगर हमें अपने देश पर गर्व करना है, भारतीय इतिहास को एक अलग तरीके से देखना होगा। अगर हमें अपने जो है नेशन के ऊपर प्राउड फील करवाना है, जनता को एकजुट करना है, उनके मन में प्रेम भरना है अपने देश के लिए, तो अपने इतिहास को एक अलग तरीके से पेश करना होगा। द ब्रिटिश सो इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता को पिछड़ी हुई और जंगली सभ्यता के रूप में दिखाया। इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, जो कि खुद को हैंडल नहीं कर सकते, वो उनको हैंडल करने के लिए किसी और की जरूरत है। इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगेन्स लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। इसका प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे भारतीय नेताओं ने या भारतीय लोगों ने अपने पास्ट को डिस्कवर करना शुरू कर दिया और भारत की जो पुरानी उपलब्धियां हैं उनको ढूंढना शुरू कर दिया।